Yes, good morning. Chapter 9, Part 1. Chapter 8, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस साल 2021 के एग्जाम में चैप्टर 8 जो कि उपभोक्ता संतुलन है ना, सॉरी उपभोक्ता संतुलन नहीं, उत्पादक संतुलन, राइट, वो हट चुका है, वो इसमें नहीं है। इसलिए 7 चैप्टर के बाद डायरेक्ट हम आए हैं 9 चैप्टर पे, राइट। और ये 9 चैप्टर है पूर्ति और पूर्ति की लोच, राइट। यहाँ पर हम अभी कौन सा देख रहे हैं? पूर्ति का अर्थ देखेंगे तथा उसका नियम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ति को समझेंगे और उसका नियम देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व भी हम देखेंगे। चलिए, तो पूर्ति का मतलब क्या है? मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आपने मांग को समझ रखा है ना, हमने मांग चैप्टर पढ़ा था, तो ये पूर्ति भी बिल्कुल वही है। देखो, मांग में था मांग की लोच भी था, राइट। वैसे यहाँ पर पूर्ति और पूर्ति की लोच है, ये दोनों बिल्कुल सेम लॉजिक है। उसमें हमने मांग का नियम पढ़ा था, यहाँ पर पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, ठीक। पूर्ति का मतलब ये है कि एक उत्पादक अपने उत्पाद को किस भाव में, किस रेट में, किस कीमत पर, कितनी मात्रा में बाजार में बेचने के लिए तैयार है, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे, ठीक है। देखो, यहां पर एक चीज आएगी, स्टॉक, है ना। आप देखोगे यहां पर पूर्ति और स्टॉक में अंतर दिख रहा है, ठीक है। स्टॉक का मतलब ये है जिसको अभी उत्पादक बेचने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी भाव पर, अभी उसका भाव, उसका कीमत उसने अभी तय नहीं कर रखा है, पर गोडाउन में रखा हुआ वो माल जिसका उसने कीमत तय कर रखी है कि मैं इस रेट पर इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हूं, मतलब उसने पूर्ति कर दी। याद रखना, मांग और पूर्ति पढ़ते समय बच्चा ये सोचता है कि मांग का मतलब होता है खरीद लिया, नहीं। मांग का मतलब सिर्फ ये होता है कि व्यक्ति चाहता है और पैसा देने के लिए तैयार है, पर उसको मिला या ना मिला ये बात की बात। समझ में आ रही बात? मतलब पूर्ति में भी यही होता है कि जैसे मान लो जो किसान लोग होते हैं ना, अब उनका प्याज आया, प्याज का उत्पादन हुआ, राइट। मान लो 300 रुपए कट्टा, है ना, 80 किलो के वो कट्टे के में बिकता है ना। तो 300 रुपए कट्टे का रेट मार्केट में है। कोई खरीदना चाहता है, किसी ने मांग करी कि 300 रुपए के हिसाब से मेरे को 10 कट्टे दे दो, पर सप्लायर मतलब कि किसान बोल रहा है कि मैं 400 रुपए के हिसाब से 10 कट्टे दूंगा। तो भाई, खरीदने वाले ने अपनी मांग रख दी, बेचने वाले ने अपनी पूर्ति रख दी, पर अभी ना तो खरीदा गया ना बेचा गया। सिर्फ दोनों की तरफ से सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आमंत्रण दे रहे हैं कि भैया मैं इतने में खरीदने के लिए तैयार हूं, वो बोल रहा है मैं इतने में बेचने के लिए तैयार हूं। तो पूर्ति का मतलब ये नहीं होता है कि बिक गया, सेल हो गया, विक्रय हो गया, नहीं। पूर्ति का मतलब है किसी कीमत पर, किसी निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा को बाजार में अवेलेबल करवाना, मतलब कि उपलब्ध करवाना बिकने के लिए, जिसको एक उत्पादक बेचने के लिए तैयार है। देखिए, तो ये आ गए हम पूर्ति का। इसमें आप पढ़ोगे, बहुत आसान है। यदि मांग आपको समझ में आया है तो पूर्ति उतना ही आसान है, ठीक है। देखो, पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से, किससे है? मात्रा से। मांग में भी हमने पढ़ा था, मांग का मतलब मात्रा से होता है, पर उसके साथ साथ उसकी कीमत भी होती है। तो उस मात्रा से है जिसे विक्रेता, बेचने वाला, एक निश्चित कीमत पर, उसकी कीमत भी बताएगा कि इतनी कीमत पर, राइट, पर बेचने के लिए उद्यत है एवं समर्थ होता है, मतलब वो तैयार है, ठीक है। उत्पादन हो चुका है और उतना माल बेचने के लिए, उतनी कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। जिस प्रकार क्रेता मतलब ग्राहक एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक रहता है, यह हमने देखा था मांग में कि ये वाले रेट से इतनी, ये वाले रेट से इतनी, राइट, ये वही बात कही है। ठीक उसी प्रकार से
विक्रेता भी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार रहता है। देखो बेटा, बेचने के लिए तैयार रहता है, ये नहीं कहा बेच रहा है या बिक गया है ना। मैं इसलिए बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये चीज नहीं आती, वो गलत अनुमान लगा लेता है। तो पूर्ति का मतलब बिका नहीं, बेचने के लिए तैयार है, आप खरीद सकते हो उस भाव में तो आप खरीद लो। तो आपकी मांग और आपकी पूर्ति दोनों क्या हो गई, मैच हो गई। बात समझ में आई? यदि कीमत बढ़ जाती है तो विक्रेता बेचने के लिए माल या वस्तु अधिक मात्रा में प्रस्तुत करता है। मतलब आप देखना, जिस साल, ये बहुत सामान्य सा वो है, हर साल प्याज का रेट, प्याज का भाव, प्याज की कीमत ऊपर नीचे होती है, राइट। आप देखना, जिस साल ज्यादा कीमत होती है प्याज की, उसके ठीक नेक्स्ट सीजन में बहुत ज्यादा प्याज मार्केट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस साल प्याज का रेट ज्यादा हो जाता है, भाव ज्यादा हो जाता है, उस साल सभी लोग ये सोचते हैं कि अब तो हम क्या लगाएंगे, प्याज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रेट 80 रुपए किलो हो गया। ओहो, तो जितना ज्यादा भाव होता है किसी वस्तु का, उत्पादक उतनी ज्यादा उस वस्तु की सप्लाई, मतलब की पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मान लो प्याज का रेट जिस साल में 5 रुपए 2 रुपए किलो गया, आप देखोगे ठीक उसके अगले साल प्याज की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादक बोल रहा है इसमें 2 रुपए में कमाई नहीं है, इसका उत्पादन करके मैं करूंगा क्या। तो सिंपल सी बात है कि प्याज की पूर्ति है ना, हम सिर्फ प्याज की बात कर रहे हैं, प्याज की पूर्ति जितना ज्यादा भाव, जितनी ज्यादा उसकी कीमत होगी, उतना ज्यादा मात्रा में उसकी पूर्ति होगी, हाँ या ना। और जितना कम उसका भाव होगा, कीमत होगी, उतना कम उसकी पूर्ति होगी। सिंपल सी बात है साहब, यदि भाव बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, भाव कम होगा पूर्ति कम हो जाएगी। अब इसका कारण बहुत सारे, वो कारण हम बाद में देखेंगे। तो यही पूर्ति का नियम है। मांग का नियम क्या था? कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। विपरीत संबंध था कीमत और मात्रा में, कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध था, राइट। और इसमें कैसा संबंध है? कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। 6, राइट, है ना। मतलब कि डायरेक्ट संबंध है, प्रत्येक संबंध है, ठीक है। और यही क्या है? पूर्ति का नियम है, यही पूर्ति भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि कीमत में कम हो जाती है तो विक्रेता वस्तु कम प्रस्तुत करते हैं, अर्थात कीमत एवं पूर्ति में प्रत्येक संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और यदि कीमत घटती है तो पूर्ति भी कम होती है, ठीक। तो पूर्ति का अर्थ यहाँ से जितना आप लिख सको अच्छे से वो हो गया, ठीक है। पूर्ति की परिभाषा देख लो। पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है, मात्रा को अंडरलाइन करो। आप पूरा परिभाषा लिख के आओगे पर मात्रा शब्द नहीं लिख के आओगे, जो कि सबसे खास था, है ना। मात्रा से है जिसे प्रति इकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। समय मतलब एक निश्चित समय में, है ना। आज जिस रेट पर बेचना है, आज के रेट पर भैया, है ना, आज के लिए ही है, ठीक है। वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब स्टॉक और पूर्ति में अंतर क्या है साहब? स्टॉक उत्पादित किया हुआ माल है जिसे अभी तक उत्पादक मतलब कि प्रोड्यूसर ने अभी तक उसकी कोई कीमत नहीं लगाई। गोडाउन में 2 तरह का माल रखा हुआ है। मान लो गोडाउन में हमारे पास में 100 कट्टे रखे हुए, 100 कट्टे गाय के प्याज के, राइट, 100 बोरी, 100 कट्टे जो भी बोलते हैं, जिसमें से 30 बोरे 30 कट्टे प्याज वो बेचने के लिए तैयार है, और उसका भाव भी उसने बता दिया 400 रुपए प्रति बोरा कट्टा, राइट। बाकी 60 का उसने रेट नहीं बताया, तो 40 की उसने पूर्ति करी और 60 अभी स्टॉक में है जो कि पूर्ति नहीं है।
उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं, कुछ न बताने के लिए तैयार है, स्टॉक। क्लियर? देख लो, पूर्ति से आशय है किसी वस्तु की उस मात्रा से जिसे विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। स्टॉक से आशय किसी वस्तु की कुल मात्रा से होता है जो कि बाजार में अल्प समय में सूचना मिलने पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। अभी बेचने के लिए प्रस्तुत नहीं करिए, किसान लोग यही तो करते हैं, उनका जो भी उत्पादन होता है वो उसको अभी रख लेते हैं, फिर मंडी में उसका रेट बढ़ता है तब बेचने के लिए तैयार होते हैं। तब तक तो यदि उनका रेट नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो 400 रुपए का प्याज का रेट चल रहा है और उनने ये सोच रखा है कि भैया 600 में दूंगा जब आएगा तब, राइट? मतलब कि अभी ये इसने क्या कर रखा है, स्टॉक कर रखा है। कुछ ने तो ये तय कर रखा नहीं अभी तो देना नहीं, अभी देखेंगे भविष्य में जो भाव बढ़ेगा उस भाव पे देंगे, स्टॉक कर रखा है। क्लियर? ठीक है, ये पढ़ के देख लेना, बाकी इसमें कुछ दम नहीं है। पूर्ति तालिका, तो जैसे मांग तालिका थी सेम वैसे ही पूर्ति तालिका है। क्या पूर्ति तालिका है कि भाई एक वस्तु की विभिन्न मात्राएं और विभिन्न कीमत, जिन कीमतों पर उसकी जितनी मात्रा को एक उत्पादक बाजार में पूर्ति करने के लिए तैयार है, यदि उसका हम एक तालिका बना दे तो वो हो जाएगी पूर्ति तालिका। ठीक, यहाँ पढ़ने की जरूरत है क्या? हटे, आगे बढ़े। इसी तरह से पूर्ति तालिका में क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, मतलब एक उत्पादक जो बेचने के लिए तैयार है, और दूसरा क्या हो जाएगा, बाजार पूर्ति, मतलब बाजार में जितने भी उत्पादक है, अरे मंडी में जितने भी किसान आकर पूर्ति करने के लिए तैयार है वो बाजार पूर्ति कहलाएगी। क्लियर? ये हो गया। या मैं यहाँ इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मांग के समान है, मांग में हम ये समझ चुके थे, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, आप इसको खुद पढ़ के देखेंगे तो इजी है। ठीक है, अब आ जाता है भाई पूर्ति वक्र तथा पूर्ति रेखा, तो उससे पहले पूर्ति का नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्ति का नियम कहाँ है, ये रहा, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है ना। पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है। मांग का नियम कैसा बताता है? मांग का नियम कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, तो पूर्ति क्या बोलता है, कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाएगी। पूर्ति, राइट, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, सॉरी पूर्ति भी बढ़ जाएगी, तो ठीक विपरीत हो गया। यदि किसी समय विशेष पर पूर्ति की तकनीकी दशाओं में के अलावा अन्य बातें समान रहे, सर तकनीकी दशा और अन्य बातें समान रहे, बेटा हमने याद करो मांग में भी बोला था बाकी बातें समान रहे, तो यहाँ पर भी पूर्ति में बाकी चीजें समान रहे। बाकी चीजें कौन सी, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक तत्व, तो बाकी सारे कारक क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, सिर्फ किसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो है उसकी कीमत का। मांग में भी हमने ये पढ़ा था कि कीमत का प्रभाव देखना है, यहां पर भी हमको कीमत का प्रभाव देखना है, बाकी सारी चीजों को हमको स्थिर करना है। क्लियर? समान रहे तो वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में भी परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में कीमत और पूर्ति में प्रत्येक संबंध होते हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक, और उसमें कमी होने पर, मतलब कीमत में कमी होने पर पूर्ति घट जाती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उसकी ही दिशा में पूर्ति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को पूर्ति का नियम कहते हैं। क्लियर? देखो आईएमपी है ना, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं सब आईएमपी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ने लायक है ना। पूर्ति का नियम की परिभाषा किसी भी एक व्यक्ति की पढ़ लो, वाटसन की अच्छी वैसे तो है ना। पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है,
और कीमत घटने से घट जाती है। बहुत आसान। ठीक, ये वही आ गया तालिका वस्तु की, है ना। कीमत बढ़ती हुई दिखाना है और इधर पूर्ति बढ़ती हुई दिखाना है। बहुत आसान है। ठीक है, इसी का हम जब ग्राफ बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ति वक्र बन जाएगा बेटा, है ना। देखो कहां से चालू हो रहा है, क्या ये 0 से चालू हो रहा है, नहीं, ये 0 से चालू नहीं होगा, है ना, क्योंकि पूर्ति होगी किसी न किसी कीमत पर, है ना। 0 कीमत पे पूर्ति होगी क्या, उसको पूर्ति नहीं कहेंगे, उसको धर्म कहेंगे, है ना, भंडारा कहेंगे। ठीक है, उसको दान कहेंगे, और दान की कीमत नहीं होती तो वो पूर्ति नहीं हुई, है ना। तो कोई ना कोई कीमत रखेंगे और कुछ न कुछ मात्रा क्या होगी उसकी बोली जाएगी, इसलिए ये कहीं पर भी टच नहीं होगा, है ना। और देखो आप जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही ग्राफ बनाकर उसको बताना है। ठीक है, तो 5 नंबर का है जिसमें आपको क्या समझाना होगा, पूर्ति का नियम, तालिका बनानी है, ठीक है, और उसका स्पष्टीकरण मतलब रेखा चित्र का। ठीक है, चलिए भाई, पूर्ति की मान्यताएं क्या है, तो पूर्ति की मान्यता, पूर्ति के नियम की मान्यता पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उनको हम क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे, स्थिर कर देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ति के नियम। क्लियर, मान्यताएं, ठीक है ना। तो आ जाओ पूर्ति के प्रभावित करने वाले तत्व। अच्छा, ये इसके ऊपर जो प्रभावित करने वाले तत्व के ऊपर लिखा हुआ है पूर्ति के वक्र और पूर्ति रेखा, दिखी। तो ये पूर्ति का वक्र और पूर्ति रेखा क्या है, वही है पूर्ति के नियम के अनुसार, है ना। ठीक है बच्चे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्ति तालिका से पूर्ति वक्र बनेगा। क्लियर, है ना। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मांग में बिल्कुल हम कर चुके हैं और सेम वैसा ही है। ठीक है, सीधे आते हैं हम प्रभावित करने वाले तत्व पे। पूर्ति के प्रकार देखना है, नहीं पूर्ति के प्रकार आपको नहीं देखना है, आपको नहीं पढ़ना है पूर्ति के प्रकार। ठीक है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, तो पहला है उत्पत्ति के साधनों की कीमत। भाई पूर्ति का मतलब है किसी कीमत पर कितनी मात्रा, राइट। तो कीमत कैसे तय करेगा एक उत्पादक, उसकी कीमत कैसे तय करेगा, भाई उसकी कीमत तय होगी उसको बनाने में कितनी लागत लगी। हम पिछले चैप्टर में यही तो सीखा हमने, है ना। और उसको बनाने की लागत किस बात पे निर्भर करेगी, उसको बनाने में जो साधन उपयोग किए गए हैं, मतलब लेबर, मशीन, राइट, इनकी जो कीमत है उनकी कीमत पर निर्भर करेगा कि भैया पूर्ति कैसे होगी, राइट। तो उत्पत्ति के साधन की कीमत, वस्तु की पूर्ति उत्पत्ति के साधन की कीमत से प्रभावित होती है। ठीक है, यदि उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ेगी तो उत्पादन लागत बढ़ेगी, है ना, तथा उत्पादक के लाभ कम होंगे, अतः उत्पादन कम किया जाएगा। वही प्याज का मैंने जो बताया था ना, मार्केट में प्याज का रेट कम चलेगा तो उत्पादक प्याज लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पर प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तथा पूर्ति में कमी होगी। इसके विपरीत उत्पादन के साधनों की लागत कम होगी तो उत्पादन लागत कम होगी, लाभ बढ़ेंगे तो पूर्ति अधिक की जाएगी। ठीक है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत जो है ये वही है पूर्ति का नियम, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु की कीमत का वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ही पूर्ति का नियम है। ठीक है, प्राकृतिक तत्व, वस्तु की पूर्ति पर प्राकृतिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रकृति का हाथ अधिक होता है उन वस्तुओं की पूर्ति प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे समय पर उचित वर्षा हो जाने के कारण अनाज की पूर्ति बढ़ती है, इसके विपरीत सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और विनाशकारी रोगों के कारण पूर्ति घट जाती है।
ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। उत्पादन की विधि एवं तकनीक। वस्तु की पूर्ति पर उत्पादन की तकनीक, विधि और तकनीक का भी प्रभाव पड़ता है। बेटा आजकल हम देखें तो खेती, आप लोग देखोगे तो खेती में अब हम लोग ट्रैक्टर मतलब मशीनों का उपयोग करने लगे। आप अपने घर में कोई दादी दादा पुराने जो लोग लोग हों, 70 साल पुराने, है ना, उनसे पूछना कि क्या आपके जमाने में ये 300 बोरे गेहूं निकलते थे? बोलेंगे नहीं निकलते थे भैया, 300 बोरे 30 बोरे नहीं निकलते थे। आज उसी जमीन पे 300 बोरे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तकनीकें बदल गई है ना। खाद उर्वरक, हम लोग आज बोलते हैं कि और ओलावृष्टि हो गई, ये हो गया, नुकसान हो गया। अरे आपने इनके जमाने का, अपने दादा दादी के जमाने का तो पूछ के देखना, एक भी समय ऐसा ढंग से नहीं होता था कि फसल ढंग से आती। तो मतलब सिर्फ किसान है ना, बड़ी मुश्किल से अपने खाने के लिए और थोड़ा सा और उत्पादन कर पाता था जिसको वो मार्केट में बेच पाए, क्योंकि तकनीक क्या थी? मानव तकनीक थी। अब क्या हो गया, सारे आप देखो गेहूं कितना सा होता है, 1.5-2 2.5 फीट का होता है गेहूं में। गेहूं आ जाता है। पहले गेहूं अपनी दादी से पूछना 4-4 फीट तक जाता था गेहूं। गेहूं की जो लगाने की जो हाइट है ना, 4 फीट तक जाता था वो। अब कितने का होता है? 2.5 फीट में वो गेहूं आ जाता है कम समय में। वो पहले पूरे 4 महीने लगते थे, अभी 2.5 महीने में आ जाता है गेहूं। पता करना। तो उत्पादन पहले क्या था? बहुत कम था। अब तकनीकों के कारण क्या हो गया? उत्पादन बढ़ गया, पूर्ति बढ़ गई है। तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। परिवहन एवं संचार के साधन। पूर्ति, वस्तु की पूर्ति पर परिवहन संचार के साधनों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि देश में परिवहन एवं संचार के साधन विकसित हैं तो विदेशों से आयात सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है। औद्योगिक शांति। औद्योगिक शांति मतलब अच्छे नियम कायदे चल रहे हैं आपके देश में, तो उद्योग लगेंगे तो पूर्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है। ये थे प्रभावित करने वाले तत्व, जो कि बहुत ही आईएमपी है ना। पूर्ति का नियम, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, ये सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, है ना। पूर्ति का तत्व तो बहुत ही प्रभावित करने वाले तत्व तो बहुत ही आईएमपी बेटा, है ना। छप गया, हाँ छप गया। पूर्ति के नियम की मान्यता है, तो मान्यताएं में हम क्या कर देंगे? सभी को क्या कर देंगे? स्थिर कर देंगे। ठीक। इसमें और भी है, जैसे ये 5वां पॉइंट देखो, पूर्ति की मान्यताओं में भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होना। तो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है क्या? भविष्य में उसकी कीमत का बढ़ना या कम होना। किसान लोग यही तो करते हैं ना, 400 रुपए का रेट है, नहीं अभी नहीं देना, 600 रुपए का बढ़ेगा होगा, तो क्या पूर्ति होगी? पूर्ति रुक जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उम्मीद है किस चीज की? उसका रेट ज्यादा होने की, है ना। और यदि इसी तरह से वो सोचते हैं कि नहीं यार भविष्य में तो और इसका कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो उसी वक्त सारा सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हुआ पूर्ति के नियम और मान्यताएं। अब पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण। भाई पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण, या प्रश्न क्या बन सकता है? पूर्ति रेखा ऊपर की ओर क्यों जाती है? मतलब कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्यों बढ़ती है, ये भी पूछा जा सकता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति के वृद्धि के कारण। तो पहला आंसर ये रहा। देखो आंसर में देखो, पहला पॉइंट ये होगा, कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि के कारण। फिर दूसरा है कीमत में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी के कारण। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या कारण है कि भाई कीमत बढ़ती है तो वृद्धि क्यों हो जाती है, मात्रा क्यों बढ़ जाती है। तो पहला है, वस्तु की कीमत अधिक हो जाने पर
विक्रेता अपने स्टॉक में जमा वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। भाई अभी तक स्टॉक अपने पास रखा है, अभी बताया नहीं मार्केट में कि हम बेचने के लिए तैयार हैं। जब कीमत बढ़ेगी तब हम बेचेंगे, और जैसे ही कीमत बढ़ती है तो वो अपने स्टॉक को मार्केट में निकाल देता है। किसान लोग यही तो करते हैं ना। ठीक है, उत्पादक साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। मतलब जैसे ही कीमत बढ़ती है तो उत्पादक क्या करते हैं, साधनों को बढ़ाकर उसमें वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो लाभ की आशा से कुछ उत्पादक जो कि दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे थे उस वस्तु विशेष का उत्पादन करने लगते हैं, जिससे बाजार में उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। बेटा सिंपल सी बात है, इस साल जिसने प्याज नहीं लगाया और इस साल यदि प्याज का रेट अच्छा हो गया, वो इस साल उसने कुछ और लगाया था, तो वो जो कि उसने लगाया था वो छोड़कर अब अगले साल वो क्या लगा देता है, प्याज लगा देता है। इसलिए क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो फिर प्याज कब लगाओगे बेटा, कब लगाओगे प्याज यदि रेट चाहिए हो तो? उस साल जिस साल ज्यादा भाव हो। जिस साल ज्यादा भाव हो गया ना, ठीक उसका नेक्स्ट सीजन में प्याज लगा देना। समझ में ही बात? क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग क्या करेंगे, जैसे ही रेट ज्यादा होगा वो अगले साल प्याज लगाना छोड़ देंगे। और गलती यही कर रहे हैं, छोड़ पकड़ करने से ही किसान की गलती हो रही है। मेरे मामा जी, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हर साल प्याज लगाते हैं चाहे कुछ भी हो। तो एक साल उनको जबरदस्त रेट मिलता है, एक साल कम मिलता है, हो जाता है पूर्ति। पर किसान गलती क्या करता है, नॉर्मल किसान क्या गलती करता है, वो है ना गिरते हुए चाकू को पकड़ता है। गिरते हुए चाकू का मतलब समझो, जो चाकू गिर रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करता है और हाथ कट जाता है। जो चीज हाथ से निकल चुकी है उसको पकड़ने की, भाई वो पुराने के हिसाब से पुराना, भाई इस साल रेट मिला तो इस साल रेट है अच्छा, तो अभी तो उत्पादन कर नहीं सकता, तो वो सोचता अगले साल में इसको लगाऊंगा। अब ऐसा सभी सोच रहे हैं, इस वजह से अगले साल क्या हो जाता है, पूर्ति ज्यादा हो जाती है तो रेट कम हो जाता है। यही गलती कर रहे हैं किसान लोग। ठीक है, एक जैसा निरंतर बने रहो, किसी दिन किसी साल ज्यादा मिलेगा, किसी साल कम मिलेगा, आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा, औसत अच्छा आएगा। ठीक है, चलो, इसलिए बोलते हैं कि किसानी में आप एक चीज देखना, ऑस्ट्रेलिया में पता करना, ऑस्ट्रेलिया का मेन, उस देश की मेन इनकम कृषि से। हमारे देश की मेन इनकम कृषि नहीं है, हमारे देश में तो कृषि में देश की इनकम और लग जाती है, और वहां लोग भी कम है पर वहां पर उत्पादन भी खूब होता है और भाव भी कम है। फिर भी वो लोग कार में घूमते हैं वहां के किसान, और यहाँ तो अपने बेचारा बस में बैठने की औकात नहीं रहती बेचारे की, कि किराया बढ़ गया है। कारण क्या है? कारण है सोच की। वहां किसान पढ़ा लिखा है, वो ये जानता है, मांग पूर्ति को जानता है, वो बात को समझो। वो किसानी नहीं करता है, वो बिजनेस करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसानी करते हैं, इसलिए नुकसान होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के गुण का लाभ उत्पादक उठाते हैं तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन को ऐसी वस्तु के उत्पादन में प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी कीमत में वृद्धि होती है। वही ये भाई, आप प्याज भी बो सकते थे और कोई सी दूसरी चीज भी बो सकते थे, तो आपने प्याज लगाया, ठीक है ना। कीमत में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी के कारण वस्तु की कीमत कम होने पर विक्रेता अपने स्टॉक से कम वस्तु बेचने के लिए निकालता है। मतलब वो स्टॉक करना चालू कर देता है बजाय मार्केट में निकालने के। ठीक है, वस्तु की कीमत कम हो जाने पर प्राय उत्पादकों के लाभ कम हो जाते हैं।
अतः वे उत्पादन में कमी कर देते हैं। कई लोग हट जाएंगे, इस साल प्याज का रेट यदि कम रहा तो अगले साल लोग प्याज नहीं लगाएंगे, बोलेंगे अरे यार इस बार तो पैसा ही डूब गया, घाटे में रहे, अब क्यों प्याज लगाएं। और अगले साल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जो उत्पादक अपेक्षाकृत कम कार्यकुशल है, उन्हें कीमत कम मिलने के कारण कोई लाभ नहीं होता, अतः वे उत्पादन को कम कर देते हैं। मतलब वो हटी जाते हैं मार्केट से, धंधा बंद कर देते हैं, वाली चीज का उत्पादन करते ही नहीं है ना। कुछ तो ऐसे हैं किसान मेरे पहचान के जो प्याज से इतनी नफरत हो चुकी है उनको कि अब वो कुछ भी हो जाए प्याज तो मैं लगाऊंगा ही नहीं। क्यों? अरे जीना साल हम लगाए हूं, होना साल तो भाव कम हो जाए। तो भाई तू गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, गिरते हुए चाकू को पकड़ रहा है तो तेरा हाथ तो कटेगा। तू गिरने से पहले उसको पकड़, पहले ही सोच ला कि इस साल कैसा रहेगा, पिछले साल क्या हुआ, वो तो तू सोच नहीं रहा है। चलो, पूर्ति के नियम के अपवाद। तो सर आप ही खेती कर लो ना। बेटा इतनी जमीन होती ना तो सही में मैं खेती करता, खेती से बढ़िया बिजनेस कोई सा नहीं है। टैक्स नहीं देना है आपको, ओलावृष्टि हुई तो क्या होगा, मुआवजा मिल जाएगा। गलत बोल रहा हूं? अरे आपके आगे तो चारा भी बिक सकता है, तुमको बेचना आना चाहिए। हाँ बिकता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं। अरे उसी चारे से वहीं पर भैंस पाल लो, भैंस मना थोड़ी करेगी दूध देने से। मतलब मेरे पास जमीन नहीं है बेटा, नहीं तो सच में मैं खेती करता, मैं पढ़ाता नहीं, तुम्हारा घाटा हो जाता फिर तुमको रट्टा मारना पड़ता। इसलिए भगवान ने मेरे को जमीन नहीं दी, बोले नहीं 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 दी, अपन जाओ पढ़ाओ उधर जाओ, है ना। मैं सच बोल रहा हूं, आप देखना ये रिकॉर्ड है, अगले 5 से 7 साल के अंदर आप लोगों को नहीं मतलब कंपनियों को खेती करते हुए देखोगे। कंपनी ऐसी बनेगी कैसी कि वो लोगों की खेत जमीन को किराए पे लेंगे, ठीक है, और उसी जिससे किराए पे लिए ना उसी को वहां पर नौकरी देंगे, 10,000 रुपये महीना, और किराया अलग जमीन का, और हम जो बोल रहे हैं वो काम करना है। और देखना किसान वो मजदूरी करके ना, नौकरी करके तब खुश रहेगा। अभी अपनी मर्जी से यदि उसको सुबह उठ के या रात में पानी देने जाना पड़ रहा है फसल में, तो उसको लट्ठा लग रहा है, ओ भगवान मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। पर जब नौकरी हो जाएगी ना तो नौकरी में ऐसा जाएगा, ओ मैं नौकरी में जा रहा हूँ, अरे कर तो वही रहा है भाई, और किसी और के लिए कर रहा है यार। ये तो बदल, बुद्धि तो सोच बदल बेटा। देख लेना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगले 5 से 7 साल के अंदर लोग मतलब खेती करेंगे पर नौकरी करके करेंगे, और कंपनियां क्या करेगी, उनको किराए से ले लेगी, और किसान उसमें खुश होगा, ये मैं बता दूं। ठीक है, तो ये होगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें खुद को वो कंपनी खोलना है या उस कंपनी में नौकरी करना है, क्योंकि आजकल नौकरी का बहुत चलन है ना। अरे एक 10,000 रुपए का भी नौकरी कोई कर रहा होगा तो ऐसे बड़ी गर्व से करेगा, मैं नौकरी कर रहा हूँ। उससे ज्यादा बेचारा कोई मान लो ठेला लगा के भी उससे ज्यादा कोई कमा रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसको बोलेंगे ठेला लगाता है ये। अब उन 2 नौकरी तेरे जैसे को रख ले यार, ठेले वाला भी। चलो, पूर्ति के नियम के अपवाद। साहब पूर्ति के नियम के अपवाद क्या होंगे? अपवाद का मतलब क्या हुआ कि जब कीमत बढ़े तो पूर्ति नहीं बढ़े, है ना, उल्टा कम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अपवाद। जब कीमत कम हो तो पूर्ति बढ़ जाए, ये क्या हो जाए? अपवाद। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना हो, जैसे कीमत कम हुई तो व्यक्ति को और लग रहा है कि अरे अभी और कीमत गिर जाएगी यार, तो कीमत गिरने पर उसको पूर्ति रोक देनी चाहिए, पर वो रोकेगा नहीं, वो बेच बेच के फुर्सत हो जाएगा, बोले नहीं बाबा और ज्यादा गिर गया तो मेरा तो कुछ नहीं बचेगा, बेचो। राइट? या भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना कम हो जाए। राइट? जैसे सॉरी, कीमत बढ़ रही है
पर फिर भी वो सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है और कीमत बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ने पे भी वो सप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। नियम का लागू न होना, इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, पूर्ति के नियम के लागू न होने की परिस्थितियां बताइए। तो हम ये लिखेंगे कि इन परिस्थितियों में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा, है ना, उसमें दम नहीं है। कृषि वस्तुओं पर लागू नहीं होता। कृषि वस्तुओं पर लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा उनका उत्पादन करने में समय लगता है। प्याज का रेट बहुत है, पर क्या उसका पूर्ति बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, वो अगले साल बढ़ेगी, है ना, क्योंकि उसमें उत्पादन में समय लगता है। एक निश्चित, भाई प्याज को 3 महीने लगते हैं तो लगते हैं, खत्म बात। अब मुझे नहीं मालूम है 3 लगते हैं कि 2 लगते हैं, मैंने बस बोल दिया है। कितने लगते हैं प्याज आने में? 2 से 3 महीने लगते हैं। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ प्याज नहीं लगाते, कपास लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? तो कृषि वस्तुओं पर लागू नहीं होते, है ना, क्योंकि उनको उत्पादन में एक निश्चित समय देना होता है, ठीक है ना, और तब तक क्या होता है, उसका भाव बदल सकता है। कलात्मक वस्तुएं, पेंटिंग, है ना, अब पेंटिंग, पुरानी कोई सी पेंटिंग है, राइट, या हाँ पुरानी कोई सी पेंटिंग है, तो उसके भाव तो बढ़ जाएगा पर उसकी पूर्ति नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो एक ही है, एंटिक पीस जिसको बोलते हैं, राइट। दूसरा आता है नीलाम हुई वस्तु पर लागू ना होना, क्योंकि नीलाम ऐसी वस्तु होती है जिसकी क्या होती है, पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे कोई मकान नीलाम हो रहा है तो उसका रेट बढ़ता हुआ देखते हैं ना नीलामी में, तो क्या अपन ऐसा बोलेंगे अच्छा अच्छा भाव मिल गया 2 बेच दे, बोले अरे वो एक ही मकान है यार, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, वो एक ही है तो एक ही है, ठीक है। अर्धविकसित देशों में मजदूरी दर बढ़ने पर भी श्रमिक की पूर्ति नहीं बढ़ती। मजदूरों पर यह नियम लागू नहीं होता। बताओ क्यों? मजदूर की एक आदत देखना, मजदूर की आदत यह होती है कि यदि उसने आज अच्छा पैसा कमा लिया, अगले 2 दिन का पैसा उसने कमा लिया, अगले 2 दिन का उसका खर्चा हो जाएगा, तो अगले 2 दिन वो मजदूरी पे नहीं जाएगा, चाहे कोई भी रेट दे उसको। वो पहले इन पैसों को खत्म करेगा, जब खत्म हो जाएंगे तब जाएगा। और ये वास्तव में होता है। आप किसी मजदूर को आज उसको पैसों की जरूरत है ना, वो 200 मांग रहा है ना, आप उसको 600 दे दो और फिर कल उससे उम्मीद करो कि वो काम पे आ जाए, नहीं आएगा। पहले वो पूरे 600 खत्म करेगा। ये मजदूर के साथ में, भले से कल उसको आप ज्यादा पैसा दो पर वो नहीं आएगा, पहले वो खत्म करेगा। आप हमेशा देखना मजदूरों का पैसा, आप देखोगे सेठ लोग होते हैं ना जो छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, है ना, ये छोटा मोटा काम करवाते हैं, ये लोग कभी भी मजदूर को पूरा पैसा नहीं देते। मैं पहले सोचता था कितने बेईमान लोग हैं यार, ये गरीब का पैसा रोक के रखे हुए हैं, बेचारे की 300 रुपए की मजदूरी हुई है तो 200 ही दिए, क्या मिल जाएगा 100 रुपए में इसको, कितना अमीर हो जाएगा सेठ। पर वास्तव में मैंने जब ये करा तो पता चला कि वो मजदूर अगले साल आया, अगले दिन आया ही नहीं। मैंने 300 के उसको 400 दे दिए, तो वो तो छुट्टी मार गया बेटा। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल प्रूफ मेरे साथ हो चुका है। इसलिए उनका पैसा रोका जाता है। जो जैसे किसी होटलों पे आपने देखा होगा, जो वहां पर लिखा रहता है दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, तो पूरे दिन की मजदूरी नहीं देते, वो थोड़ा सा रोक लेते, और उस शर्त पे ही रोकते कि कल आएगा तो कल दूंगा तेरे को, और कल नहीं आया, कल छुट्टी मार दी तो मैं नहीं दूंगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि अचानक मैं दूसरा मजदूर कहां से लाऊंगा यार, तूने दूसरे दिन छुट्टी मार दी तो, और तू मारेगा, तेरे को पैसा मिल गया मतलब तू छुट्टी कल मारेगा, कल दारू पी के पड़ा रहेगा, है ना। तो ये वहां पर लागू नहीं होता, ठीक है ना। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति की मात्रा में, देखो ये वही मांग में था ना, जैसे मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, सेम वही बात है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही देखेंगे। सामान्य बोलचाल में ये दोनों में हमको एक जैसे लगते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर है, ठीक। तो जैसे हमने मांग में विस्तार और संकुचन पढ़ा था, वैसे ही पूर्ति में भी विस्तार और संकुचन है।
ठीक है। जब अन्य बातें समान रहे और केवल पूर्ति की कीमत में परिवर्तन हो तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये जो लिखा है ना ऊपर, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कब होगा? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। अच्छा, वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन कब होगा? जब कीमत को छोड़कर अन्य बातों के कारण पूर्ति में परिवर्तन होगा। क्लियर? कीमत के कारण मात्रा में परिवर्तन, कीमत छोड़कर पूर्ति में परिवर्तन। क्लियर? बिल्कुल वैसा ही है। विस्तार का मतलब क्या होगा? ये देखो ग्राफ में है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, विस्तार मतलब फैलेगा, और संकुचन मतलब कम होगा, है ना। मात्रा, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? विस्तार होगा, और वस्तु की कीमत कम होगी तो संकुचन होगा। एक ही कर्व पे, एक ही वक्र पर ये क्या करेगा? विचरण करेगा। इसको क्या बोलेंगे? एक ही कर्व पर घूमना या विचरण करना। ठीक है, तो पूर्ति के विस्तार और संकुचन हो गया। बढ़े आगे। पूर्ति में वृद्धि तथा कमी, मतलब पूर्ति में परिवर्तन किस वजह से? अन्य बातों के कारण। कीमत को स्थिर मान लो, उसकी कीमत में वृद्धि नहीं हो रही है ना कमी हो रही है, किसी और कारण से उसकी पूर्ति कम और ज्यादा हो रही है, इस वजह से क्या होगा? वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक, जिसमें क्या होगा? एक नया ग्राफ बन जाएगा, एक नया कर्व बन जाएगा। देखो, पूर्ति की वृद्धि में क्या होगा? ये लेफ्ट से राइट तरफ जाएगा, ठीक, और कमी में क्या होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। ये आपको याद रखना है, इनमें एमसीक्यूज बहुत बनेंगे। किसमें? दोनों में, संकुचन विस्तार जो पढ़ा और वृद्धि और कमी पूछेगा वो, बिल्कुल बहुत सारे बनेंगे एमसीक्यूज। वृद्धि किस कारण होती है, कमी किस कारण होती है ना, विस्तार किस कारण होता है, संकुचन किस कारण होता है। संकुचन में वक्र नया बनता है तो बोलेंगे नहीं, संकुचन में वक्र नया नहीं बनता, वो उसी वक्र पर घूमता है, नीचे की तरफ लेफ्ट में आता है। विस्तार में ऊपर की तरफ राइट तरफ जाता है। वृद्धि में नया कर्व आता है, नया वक्र आता है राइट की तरफ। राइट, ऐसे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। सर आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे क्या? बिल्कुल, कोशिश पूरी वही है है ना, क्योंकि हमने मांग वाले चैप्टर में काफी टाइम दिया बेटा, और वहां पर इसीलिए टाइम दिया था कि यहाँ हमारा समय बच जाए, कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए। तो दोनों में अंतर क्या है? महत्वपूर्ण है ना, आगे जो भी ये आ रहे हैं, है ना, दोनों जो अंतर आ रहे हैं, दोनों तीनों, ठीक, तीनों अंतर बहुत ही आईएमपी है, और आईएमपी का रीजन मैं पहले भी बता चुका हूं, सारी चीजें हो जाती इनसे। ठीक है बेटा, पूर्ति की लोच हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना मेरे ख्याल से बहुत है बेटा, ये अंतर पढ़ के देख लेना, बहुत आसान आ जाएगा, है ना। सर खत्म कर दें क्या? तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें पूर्ति की जो लोच है ना, वो कल 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। 15 मिनट बहुत हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही।